आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं मोनिस अनवर। बेबाक मुंसिफ के सेट पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अब्दुल्ला सुहेल शेख ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये पिछले 34 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने कहा कि वो 34 साल से कांग्रेस पार्टी में थे। अब्दुल्ला सुहेल शेख ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में टिकटों का आवेदन किसी के भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध होने या फिर किसी की संपत्ति के आधार पर दिया जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर हैं। उन्होंने एक बार फिर बीआरएस पर घोटाले का इल्जाम लगाया है, जबकि बीआरएस सदर और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी का मखौल उड़ाया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के कम से कम 1 दर्जन उम्मीदवार हैं। केसीआर ने इसके साथ लोगों से उस पार्टी को वोट देने की अपील की जो वादों को पूरा करती है। बीजेपी जल्द ही अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। इसके अलावा और कई मुद्दों पर आज के बेबाक मुंसिफ के सेट पर होगी चर्चा, और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर फरासत अली बाकरी साहब। फरासत साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे सेट पर। और हमारे साथ बीआरएस लीडर शेख शरीफ साहब भी हैं, वो जल्द ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर फरासत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ अरशद शेख साहब जल्द ही जुड़ जाएंगे। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी की तरफ रुख कर लेता हूं, फरासत बाकरी की तरफ रुख करूंगा। फरासत बाकरी साहब, जल्द ही आपके बड़े नेताओं का दौरा होने वाला है तेलंगाना में, उसको लेकर कितना आश्वस्त हैं कि उनके आने से वोट परसेंटेज जो है, वो वोट का ग्राफ जो है वो तेलंगाना में आपका बढ़ेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि खबर है कि जल्द ही आपकी लिस्ट जारी हो सकती है। अगर आपकी ये 2 और कैंडिडेट्स के लिए जल्द जो ये लिस्ट जारी हो सकती है, क्या लगता है कि उसके बाद कितना आपकी तैयारियों को पूरा माना जाए? भारतीय जनता पार्टी 2023 जनवरी से ही हम लोगों ने इलेक्शन मूड में है, और हम हमेशा बीजेपी इलेक्शन मूड में रहती है, और उसकी तैयारी आप देखे हैं और आगे भी देखेंगे। चाहे बीजेपी का वो जीएचएमसी इलेक्शन हो, बाईपोल हो, या स्टेट असेंबली इलेक्शन हो, या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, जिस तरीके से हम इलेक्शन लड़ते हैं वो सारी दुनिया देखती है, और दुनिया की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और हमारे पास सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा है, उसी के साथ हम तेलंगाना के अंदर भी हमारे वोट बैंक भी बढ़ेगा, हम हुकूमत बनाने की भी कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से हमारे मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि इस साल तेलंगाना में बीसी से चीफ मिनिस्टर होगा, जैसा आपने इससे पहले पूछा था कि सीएम फेस कौन होगा, सीएम फेस का ऐलान नहीं किया, अलबत्ता हमने ये ऐलान कर दिया कि हुकूमत बनती है तो बीसी से हमारा चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रहेगा। ये कहीं ना कहीं वो अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति में तो नहीं पड़ रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बात कभी केसीआर साहब ने भी कही थी कि अगर मैं जो है मतलब हमारी पार्टी यहाँ पे हुकूमत में आती है तो हम भी इस तरह से मौका देंगे। तो कहीं वही केसीआर के जो गुफ्तगू है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, हाँ। एक मुहावरा है ये, आप जो है मेरे कानों खुश करो मैं आपके कानों खुश करूंगा, उसी हिसाब से उन्होंने हमेशा हर मसले पे आज तक कहते आए हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। और आज जो है जो मिला है माइनॉरिटी को 0 मिला है। यहाँ उस तरीके से कांग्रेस में भी वही हाल है, बिहार में भी वही हाल है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, और सारे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे स्टेट्स के अंदर, वो आपके सामने पूरी खुली किताब है। अगर आपके जो हम देखें जो इलेक्शन होते हैं नगर पालिकाओं के और नगर निगम के जो इलेक्शन होते हैं, उसमें आपकी पार्टी को काफी सपोर्ट किया लोगों ने, तो क्या उसके नतीजों से आप खुश हैं? नहीं, उसके नतीजों से नहीं, हम अपने काम से सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है, जो प्राइम मिनिस्टर का फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जी। और हम प्रयास कर रहे हैं हुकूमत को कामयाब बनाने के लिए, और हमारी प्रयास जो रहेगा हत्तल इम्कान तक रहेगा। हर स्टेप पे, हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के साथ आवाम खड़ी है, और उनकी कामयाबी यकीनी है। तेलंगाना के अंदर जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, जब हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे। ठीक है। बीआरएस लीडर शेख शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख शरीफ साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस शो में बेबाक मुंसिफ के सेट पर। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। बड़ा सवाल ये कि अब्दुल्ला सुहेल साहब जो हैं वो आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या लगता है कि इतना बड़े कद का एक नेता जो कांग्रेस में लगभग 34 साल देकर आया हो, कितना फायदा मिलेगा आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुंसिफ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस मंच पर बुला के मुझे बोलने का मौका दिया जी। आज बीआरएस पार्टी उभरती हुई पार्टी है, जैसे कि मेरे काबिल दोस्त बाकरी साहब फरमा रहे थे जी, सबका साथ सबका विकास
सबका विश्वास, फिर प्रयास, भारतीय जनता पार्टी, फिर वापस प्रयास पे आ गए लोग, फिर वही उल्टी गंगा बहना चालू हो गए लोग। और रही बात दूसरी, तेलंगाना में जो ग्राफ उठा था वापस उससे ज्यादा नीचे बीजेपी का गिर चुका है। दूर दूर तक भी तेलंगाना की आवाम सेक्युलर आवाम है। साउथ में जितने भी स्टेट्स है सेक्युलर आवाम, उसमें खास करके तो तेलंगाना की आवाम सेक्युलर है। हमारे सीएम सेक्युलर है। माइनॉरिटी का जितना भी जो आज ख्याल रखा है, अगर कोई पार्टी रखी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीआरएस रखी। रही बात दूसरी, बीजेपी फिर वापस प्रयास करते करते वापस दिल्ली लौट जाएंगी, दिल्ली से भी वापस बोरिया बिस्तर लपेट के अपने घर पे चले जाएंगे लोग। वापस प्रयास करते करते विश्वास तो जीत नहीं सके लोग, वापस ना तो विकास कर सके। विकास अगर किसी का हुआ तो सिर्फ बीजेपी का हुआ, बीजेपी के लोगों का हुआ। आपके जो तेलंगाना के मिनिस्टर साहब है जी, सेंट्रल मिनिस्टर साहब, उन्होंने तो ये बोल रहे कि 4% रिजर्व हम खींच लेके बीसीएम को देंगे, 100% खींचेंगे, हम बोल रहे हैं उसको देने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोग माइनॉरिटी का विकास नहीं चाह रहे। नहीं, रिजर्वेशन होना ही नहीं है ना। सके आप नहीं ना विश्वास जीत सके ना तो विकास कर सके। हम बोल रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। आप कितना भी प्रयास कर लो तेलंगाना में, आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। हम बताएंगे, और सेंटर से भी बोरिया बिस्तर लपेटेंगे। आज बीआरएस की तरक्की देखकर हर पार्टी वाले रिजाइन देकर, भले वो माइनॉरिटी चेयरमैन होने दो या फिर साबिका एमएलए अपने मफाद की खातिर, लेकिन अपने हल्के का एमएलए, साबिका एमएलए साहब वो खुद बीआरएस में सम्मिलित कर अपने मफाद की खातिर तो लोग जो है स्विच ओवर हो रहे हैं। का भी भरोसा है सारे। शेख शरीफ साहब, आपको भी तो कई सारे झटके लगे हैं। आपके भी कई बड़े लीडर, मैनमपल्ली हनुमंत राव हो या ये बड़े लीडर, ये भी तो आपकी पार्टी से छोड़ के गए हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि झटके तो आपको भी लगे हैं और कांग्रेस ने तो उस टाइम पे खुले दिल से इनका सबका इस्तेकबाल किया है। देखिए साहब, केसीआर साहब जो है ना, जो काम करते हैं उनकी दिल से खुशामदीद करते हैं। हाँ। ये लोग जिद करेंगे, ये अपनी मनमानी करेंगे तो मनमानी तो चलेंगी नहीं। आवाम जो बोलेंगे वही सुनना है। तो केसीआर साहब जो मनमानी कर रहे, तुम्हारी मर्जी, रहना है रहो, जाना है, जो आवाम जो चाह रही मैं वो करूंगा। हाँ। एक ही घर में 4 टिकट दो, 3 टिकट दो, हम तो वो देने वाले नहीं है। लिहाजा आप करो, मेहनत करो, आवाम जो तो एक ही घर में 4 जन लड़ेंगे। हाँ। बाबा, बेटे, भांजे, दामाद, बहू सब लड़ेंगे। हाँ। बाहर का आदमी पूछा तो नहीं चलेगी। ये है आपकी पॉलिसी। और ये देखिए शेख शरीफ साहब, जवाब तो बनता है क्योंकि वो अब सीधे आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि एक पार्टी जो जिन्होंने पार्टी बनाई है, बेटा आवाम चाह रही साहब, आवाम चाह रही, आवाम नहीं चाह रही, दोनों को दियो। आवाम का फैसला सारा कौम पर। तो कांग्रेस भी यही बात कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमने भी आवाम चाह रही थी, आवाम उनको जो है जिताना चाह रही थी, इसलिए हमने दोनों को टिकट दिया। 40 से 50 साल तक जो काम करे सब पीवी शिवनाथ रेड्डी साहब, फिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया? हाँ, मैं इस बारे में हम सवाल ले लेंगे अरशद शेख साहब से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस्तकबाल है अरशद शेख साहब का। लेकिन सबसे पहला, लेकिन आप जो है वो आपके पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, बोले एक फैमिली के पूरे जो है 5 आदमी है पॉलिटिकल पार्टी से, कहते हैं कि मैंने सेवा की है। अब 34 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि जब पार्टी वाकई सरकार बनाने के करीब है बकौल आप लोगों के, तो उनको नाराज होकर रूठ कर आपसे जाना पड़ रहा है? और इल्ज़ाम देखिए, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आरएसएस के हाथ में जो है वो मोहब्बत की दुकान की चाबी दे दी है राहुल गांधी ने। आपको लगता है सरकार नहीं आएगी? आप लोगों के नहीं, मैं तो देखिए, मैं किसी को लगता है सरकार नहीं आएगी? मुझे क्या लगता है वो फर्क नहीं पड़ता। किसी को लगता है सरकार नहीं आएगी? मेरा तो काम यहाँ पर यह है कि मेरे से फिरासत बागरी साहब भी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, मैं उनकी भी बात सुन रहा हूँ। आप भी कहें, बीआरएस भी कहें। मोहब्बत की दुकान में जहर किसने खोल दिया? मेरा सवाल दुकान में एक जातियत पे जहर किसने खोल दिया आपके पास? उनको जवाब देने दीजिए साहब, मैं आपसे, हाँ, आप अपनी बात पूरी करें। जातियत पे मेरा एक सवाल है आपसे, आपको नहीं लगता कि सरकार आएगी? मैं जिस पोजीशन पे हूं, मैं इस बारे में किसी भी पार्टी का, ये और बात है, आप नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बिल्कुल मैं एक बड़ी ईमानदारी से, मीडिया के भी कई साथी जो रूलिंग गवर्नमेंटों के साथ रहते हैं, उन लोग को लगता है कि हमारी सरकार बन रही है। ठीक है, तो अभी रहा सर्वे मानता है, ये क्लेम करना ही बेकार है मीडिया के ऊपर आपका। हाँ, खैर वो सर्वे आ रहे हैं। आपका जो सवाल है, चलिए वो सवाल अब्दुल्ला सोहेल जी, जो कि एक टाइम पे हमारे साथ में बहुत ज्यादा काम करे, मेरे साथ में काम करे जी, बिल्कुल, वो एक गलत फहमी का शिकार है और कुछ नहीं है। वो जो है ना, अखबारों में असदुद्दीन अवैसी साहब से ज्यादा मुतासिर हो, ऐसा दिखा मेरे को। जो अब देखिए, आरएसएस के शाखा में काम करने के बाद एक एबीवीपी एक स्टूडेंट यूनियन है आरएसएस की, वहां पे काम करे, करने के बाद वहां से निकले,
निकलने के बाद टीडीपी को गए, जो कि एक सेक्युलर जमात है, उसके बाद निकल के कांग्रेस पार्टी को आए। तो अब आरएसएस कहां से आई? एक दूसरी बात, जो इंसान अभी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, रेवंत रेड्डी पे डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं। अभी की भी बात कर रहा हूं। देखिए आप, जो इंसान साल में लॉटरी सिस्टम बना के 4-5 लोगों को हज को भेजता है, जो उम्रे को भेजता है, कई मस्जिद या मदारिस का काम के लिए अपने जेब से पैसे निकाल के देता है। मुसलमान इतना भी मजबूर है क्या जो पॉलिटिक्स वही के तो पैसे हम पूछ रहे हैं ना, लीडरों के पैसे वही तो हम पूछ रहे हैं, मुसलमान इतना मजबूर है क्या? ऐसा हज करने की इस्लाम इजाजत ही नहीं दिया। अब्दुल्ला सोहेल इस्लाम इजाजत ही नहीं दिया। इस्लाम तो ये बोला पैसा है तो आप लोग का फर्ज है, जब आप पहले पैसा नहीं है तो आज फर्ज ही नहीं है। जवाब देने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आप सब लोगों के पास। आज की चर्चा बहुत आपको अपने मेहनत की वजह से जाना है हज के लिए, उम्रे के लिए, वो भी आपके पूरे फराइज पूरे हो जाते हैं। तो आप किसी और से पैसे लेके हज को जाना है ही नहीं आपके पास, वो इस्लाम में इजाजत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं करिए। अगर हुकूमत भेजती है तो नहीं है, हुकूमत का भी नहीं, इसलिए तो लोग क्या कहना, हुकूमत में कहाँ है? आप हुकूमत में कहाँ है? सुना करिए पहले, अच्छा पूरी बात सुना करिए। इतना बोलिए इरशाद साहब, बोलिए साहब। आजकल हमारे केसीआर साहब, केटीआर साहब में जो है ना, पहले बेहतरीन मुखर्रिर थे, आजकल क्या बात करें उनको समझ में नहीं आ रहा। इतना ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी मुसलमान की इस्तेमाल करने की पार्टियां हैं। अब आप अब्दुल्ला सोहेल की बात में आ रहा हूं, अब्दुल्ला सोहेल साहब का बयान सुनिए, वो कहते हैं कि इस्तेमाल किया गया है इसमें। मैं एक बात बोलता हूं, सुनिए अब्दुल्ला सोहेल साहब हम भी उनके साथ बहुत सारा वक्त निकाले, हम भी इस्तेमाल हुए, इसलिए कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। अब्दुल्ला सोहेल साहब जो है बाद में छोड़े। मेरी एक बात है, कल अब्दुल्ला सोहेल बोलते हैं कि हमारे केटीआर साहब बाजू बैठे हैं, वो बोलते हैं कि देखो मुसलमानों, हम तेलंगाना में मस्जिद हिफाजत से है, दूसरे जाके दूसरे रियासतों में देखो मस्जिदों की हिफाजत है क्या? मेरा दोस्त, मेरा काबिल दोस्त अब्दुल्ला सोहेल नादान कहाँ था जो 8 मस्जिदों अपना जाती बयान है साहब, हम भी इससे मुतफिक नहीं है। जाती बयान नहीं है, मुखालिफ करेंगे। पूरी बात सुनने दीजिए, आप लोगों के पास सवाल है। हाँ बताइए। कहाँ गए अब्दुल्ला सोहेल? जब हम बैठ के हमारे साथ बैठे थे वो कई वक्त, जब हम तो आपका पीट के बोलते हैं कि 8 मस्जिदों की शहादत का हिसाब कैसा देगा केसीआर, और केसीआर जब 8 मस्जिदों की शहादत करता है, हजरत हुसैन शाह अली की 1.5 लाख करोड़ की मस्जिद जो मिल्कियत को, अराजी को जाया कर देता है, जब ऐसे कई मसले हैं, जब हमारे साथ बैठे वो मस्जिदों की शहादत कैसा भूल गए अब्दुल्ला सोहेल? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक दूसरी बात, उनकी तकलीफ क्या है? जुबली हिल्स की सीट विष्णुवर्धन रेड्डी को नहीं दी, ठीक है। अब मैं यहाँ आते ही सुन रहा था विष्णुवर्धन रेड्डी बहुत बीजेआर का बेटा, कहीं को नहीं दिए। मैं 2 बार हार गया, अवाम कबूल रही नहीं। दूसरी बात क्या है, अवाम जो ना अजहरुद्दीन को चाह रही है। अजहरुद्दीन हैदराबाद की शान, हिंदुस्तान की शान, क्रिकेटर रह चुके हैं, तो इस्तेमाल कर रहे हैं साहब। वो एक दिल्ली का चेहरा है, दिल्ली का चेहरा नहीं है वो। अब सबको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक सवाल ले लेता हूं, के लिए नहीं, हराने के लिए दिया। क्या कांग्रेस ये बताना चाह रही है हम मुसलमानों के साथ है, लेकिन सामने से जब आ रही, पीछे से टांग पकड़ के खींच रही। अरशद शेख साहब से एक सवाल ले लेता हूँ, फिर आप लोगों के पास आ रहा हूँ। अरशद शेख साहब, मतलब टिकट जगह लड़ना इस्तेमाल करना है क्या? अब मेरे एक सवाल का जवाब, अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं उन लोगों के पास से उनसे भी सवाल ले लेता हूँ। जब इतना बड़ा कोई लीडर जाता है, एक बंदा जिसने 34 साल पार्टी में दिए हैं, आप भी उनके साथ काम कर चुके हैं, शेख शरीफ साहब भी जब कांग्रेस में थे तो वो भी उनके साथ काम कर चुके हैं, 34-35 साल से पार्टी जी, और हमारे फिरासत बाकरी भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि जब इतना बड़ा लीडर कोई बात कहता है तो क्या लगता है कि उसकी बात की जो है कम से कम थोड़ी सी वो रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जब आपके साथ 34 साल उन्होंने काम किया है, अब आपकी तनकीद जो है वो जायज़ है क्योंकि वो बीआरएस में चले गए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो इतने अच्छे लीडर हैं, इतने वो थे, तो जब उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी ऐसे मौके पे तो उनको मनाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। अब ऐसा है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जी, सोहेल मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं उसकी इज्जत नीलाम नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं है। यहाँ जब आपका मकाम खत्म हो गया, आप भाग के चले जा रहे हैं, आप बोलते हैं किसी को सीट दो, आप जो है ना एक अक़लियती कायद थे, अब अक़लियतों के बारे में पूछना था। आप अजहरुद्दीन के बारे में, अजहरुद्दीन के वास्ते नहीं लड़ के विष्णुवर्धन रेड्डी के वास्ते लड़ रहे हैं आप नुती श्रीकांत के वास्ते लड़ रहे हैं आप। परसों जो है ना हमारे पास शर्टा खोल के वो करके करे हमारे पास एहतजाज, माइनॉरिटी को टिकट नहीं दे, करे एहतजाज।
जब कहां थे आप अक़लियतों के सदर थे तेलंगाना के, जब कहां थे आप? जो है ना, आप अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे सक रहे थे। जब पार्टी पूछने का वक्त आ गया तो तुम क्या करे हिसाब बताओ, वो वक्त पे आप भाग गए। और दूसरी बात, अक़लियतों के ताल्लुक से बात नहीं करके, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप गैर अक़लियत के बारे में आप लड़ रहे हैं, आप अक़लियतों के ताल्लुक से नहीं लड़े। पार्टी सवाल करते हैं, आप भाग गए। ठीक है, बिहार शेख शरीफ साहब, सवाल आपसे सीधा, वादा क्या किया गया है? क्योंकि सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपके बीआरएस में बड़े बड़े मुसलमान लीडर हैं जिनको अभी तक आपने दरकिनार किया हुआ है। अब्दुल्ला सुहेल साहब आ रहे हैं, तो क्या वादा करके उनको बुलाया गया कि इतनी बड़ी तकरीब की गई, केटीआर साहब खुद मौजूद, होम मिनिस्टर साहब खुद मौजूद, क्या वादा किया गया है? साहब, कल हम पार्टी छोड़े थे, आज सुहेल साहब, विष्णुवर्धन रेड्डी साहब छोड़े, आने वाले कल में हमारे काबिल दोस्त अरशद भाई, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उनको ऑफर दे रहे हैं। सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल किया गया, उनके जो हुकूक है भाई कांग्रेस में इस्तेमाल किया गया, आपके ने क्या किया गया? मैं वही सवाल पूछ रहा था। अब वही जवाब पे आ रहा हूँ। आज माइनॉरिटी कोई अगर सोच रही है हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती तो बीआरएस करती, बल्कि हर पार्टी का माइनॉरिटी लीडर बीआरएस में ज्वाइन होने का ख्वाहिशमंद रख रहा। बीजेपी का बीआरएस माइनॉरिटी को कांग्रेस इस्तेमाल नहीं कर रही, आज माइनॉरिटी का साथ दे रही, माइनॉरिटी का हक अदा कर रही और बीआरएस पार्टी ही कर रही है। तेलंगाना का मेरी बात नहीं है, तेलंगाना के माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी का जवाब वही है। आज तो कांग्रेस क्या करी? कांग्रेस का दौर में भी था तो फिर क्या करी? जब आप गोद में बिठा लेंगे जब क्यों नहीं रुके फिर आप? पूरा जो भी चाबियां हाथ में थी तो वो दौर में कांग्रेस की थी। सवाल तो सबसे, फिरासत बाकरी साहब के पास आ जाता हूँ। फिरासत बाकरी साहब, वो भी एक सेकुलर जमात होने का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हम, और कांग्रेस भी उस तरह के दावे कर रही है। तेलंगाना की माइनॉरिटी की उम्मीद बीआरएस है। लगता है कि बीआरएस जो है वो अक़लियतों के लिए उतना सपोर्ट कर पा रही है? मोनी अनवर साहब, बीआरएस मुसलमानों की चैंपियन है बोल रहे हैं। जिस तरीके से हमारे कांग्रेस लीडर साहब कहे, मुसलमानों का अरशद शेख साहब ने कहा कि 4% रिजर्वेशन उसको फुलफिल नहीं कर सके बीआरएस वाले। इसलिए आप लोग सुनिए पहले मेरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद सेम रिपीट कर रहा हूँ। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले, उसके अंदर फेल हो गए। तेलंगाना वक्फ जायदाद था, जितनी मुसलमानों की जायदाद तेलंगाना में थी, अगर वो मुसलमान जायदाद प्रोटेक्ट कर लेते तो मुसलमान आज किसी के सामने भीख मांगने के काबिल नहीं होता था। आज इतनी जायदाद थी तेलंगाना में, पूरी डिलाइट पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए। मसाजिद को छोड़ दीजिए, आशिफ खाने छोड़ दीजिए, मगर वक्फ प्रॉपर्टी जो थी, अराजियात, दरगाह हुसैन शाह वाली की दरगाह की जो प्रॉपर्टी अभी अरशद साहब ने बताया, प्रॉपर्टी पे है। किस प्रॉपर्टी पे है? वाह वाह वाह, वेरी गुड। अरे सवाल कर रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं डॉक्यूमेंट आप दीजिए। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो उसका बेस होना चाहिए, ऐसे नहीं। चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट में, चंद्रबाबू नायडू जब चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश थे, उन्होंने बुला के कांग्रेस को, बीजेपी को और जितने लोकल पॉलिटिकल पार्टी थी उनको जमीन हैंड ओवर किया। उस पे पॉलिटिकल पार्टी हमारी बनी हुई है। आप बिला वजह क्लेम कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी बोल के। बात की नहीं हो रही है, सवाल पूछा जा रहा है। अरे आपका सवाल ही गलत है ना। तो उसी तरीके से हर हाल में मुसलमानों को इन्होंने धोखा दिया है और मुसलमान अब इनके धोखे में आने वाले नहीं है। तेलंगाना में मुसलमान समझ गया है कि 2 साल 9 साल इनको देख लिए, कुछ नहीं किए। अब 2 बेडरूम फ्लैटों में रेशियो जाके देखिए कितने मुसलमानों को दिए उन्होंने 2 बेडरूम फ्लैट्स। पूछिए, बताइए, आप बताइए, आप बताना, आपकी गवर्नमेंट है, जीरो फिगर है। आज अरे मुसलमानों को डबल बेडरूम बताइए। और जितने इनके फंडिंग के स्कीम है, स्पेशली माइनॉरिटी स्कूल के स्कीम है, ये पूरे स्कीम्स के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग है। जब ऑनरेबल मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी मरकजी वजीर थे, उन्होंने हर साल मोर देन 500 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को दिया, तेलंगाना सरकार को दिया, तेलंगाना सरकार को दिया। ये केंद्र से जो बजट आया है उसकी बात बता रहे हैं। एवरी ईयर हर साल मोर देन 500 करोड़ तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को ओपन स्कूल्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, चाहे कोई भी रहो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसकी है? रियासती आप ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आप लेबल लगा रहे हैं, टैक्स नहीं ले रहे, रियासत का। अरे टैक्स नहीं ले रहे, यहाँ से गवर्नमेंट जिसको उसका शुक्रिया। चलिए ठीक है, अरशद शेख साहब से सवाल ले लेता हूँ। अरशद शेख साहब, बड़ा सवाल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करो पहले, आप क्या दे रही गवर्नमेंट। बीजेपी आरएसएस एक है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई छुपा नहीं है, वो भी इस चीज को कबूल करते हैं। बीआरएस मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ।
बीआरएस को भी बीजेपी की बी टीम बोला जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इल्जाम लगते रहते हैं और यही एआईएमआईएम पर भी लगता है। अब आपका ऊपर क्यों ना इल्जाम लगाया जाए, क्योंकि अगर बात करें तो वो तो अब्दुल्ला सुहेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं वहां जो बीजेपी के जो टिकट मिल रहे हैं वो दो लोगों को मिल रहे हैं। एक वो लोग जो किराने की दुकान बना दिया है इसको, उन्होंने जो ज्यादा पैसे देगा उसको टिकट मिल जाएंगे, पहले वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनकी सिफारिश बाकायदा बीजेपी से आ रही है, ये इल्जाम उन्होंने लगाया। तीसरा ये कहा कि उन्होंने जो है आरएसएस के एजेंट तक करार दे दिया गया, कह दिया कि चाबी इस बार जो है वो राहुल गांधी ने आरएसएस के एजेंट को दे दी है। और वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी जो लोग बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं मैं उनका प्रचार नहीं कर सकता। जी, अभी आपका जो सवाल है अब्दुल्ला सुहेल साहब ये बोल रहे हैं करके आपका सवाल है, बिल्कुल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके, हमारे तुम्मला नागेश्वरराव साहब रियासत के वजीर कई बार रह चुके, सुने आप, मैनमपल्ली हनुमंतराव वजीर रह चुके, ऐसे 1 2 3 4 हमारी रेखा नायक बहन वहां से एमएलए, सिटिंग एमएलए, ऐसे कितने हर दिन 1 2 3 4 हमारे पास आ रहे हैं। उन लोग जो सवाल कर रहे हैं, उन लोग जो पब्लिक में उठा रहे हैं, वो क्यों नहीं पूछ रहे साहब? अब देखिए आप मुसलमानों के ताल्लुक से अगर बात करें, ओल्ड सिटी के अगर ताल्लुक से बात करें, तो क्या केसीआर साहब नहीं बोले ओल्ड सिटी को इस्तांबुल बना देंगे बोल के? कहाँ है इस्तांबुल? अरे साहब ओल्ड सिटी जाके और ड्राउन सिटी बन जा रही है। मैंने बोला ना आपको, नशीतन बर्खास्तन वही हाल है, वही हाल है। अब मेट्रो रेल कहाँ है? एजुकेशन अगर कोई दिया है, मेट्रो रेल कहाँ है साहब? मैं उनकी पूरी बात कर लेता हूँ। हैदराबाद में व्हाइट टैपिंग रोड्स देते बोले, हाँ कहाँ है? मेट्रो रेल कहाँ है? अच्छा, और एक बात, मुसलमानों का कत्ल अगर कोई करता है, इलीगल एनकाउंटर करता है, तो उसके ऊपर सवाल कोई नहीं उठाता। वो मुसलमानों के मस्जिदां गिराने वाला आरएसएस वाला है या मुसलमान के साथ ठहरने वाला आरएसएस वाला है? मैं ये सीधा सवाल आपके जरिए असदुद्दीन अवैसी और केसीआर और केटीआर से पूछना चाहता हूं। मुसलमानों के मस्जिदों की शहादत, मुसलमानों के वक्फ अराजी जो लूट लगाता है, रहे हैं कि हम आपके पास कोई आरएसएस का एजेंट नहीं है, बेबुनियाद जो है। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि अभी हमारी टीम में कई सारे, वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास जो है, देखिए साहब, कोई अगर वो आइडियोलॉजी दिमाग सोच रखता है, हाँ, तो राहुल गांधी ये कहते हैं, हाँ, अगर वो सोच रखते हैं तो हमारे पास से चले जाने की जरूरत, हमारे पास रहने की जरूरत नहीं है, चले जाइए। ये नहीं कहते अगर वो सोच रखे तो हमारे पास बैठो, ऐसा नहीं। और आपको बता देता हूं, हाँ, आप अपने रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी जो सीटिंग है पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी से बढ़ के कोई बिया हमारे आरएसएस के खिलाफ आवाज उठा, क्या बोलिए आप? सबसे ज्यादा राहुल गांधी जो है ना, आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाने वाले का नाम राहुल गांधी है। ठीक है शेख शरीफ साहब, सवाल आपने सुने उनके, मुझे सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है, आप अपना जवाब दे सकते हैं। 70 साल से आरएसएस किसके गोद में पली बड़ी साहब? कांग्रेस के गोद में पली बड़ी। जब जवान हो गई तो कांग्रेस के खिलाफ हो गई। तो इसका मतलब यही है, कांग्रेस जब तक इनको पाली पोसी अच्छी थी, में आते ही जवान हो गई, कांग्रेस इनका पोलन पोषण बंद करी तो वो बीजेपी का दर खोल ली। और बीआरएस तो लिहाजा कल तक हम लोग जब आवाज उठाते थे, सवाल उठाते थे, आज कांग्रेस वाले आज कांग्रेस वाले खुद बोल रहे हैं, दोनों से मैं कह रहा हूँ, ऐसे जो है कांग्रेस वाले शेख शरीफ साहब, भाई एक मिनट के लिए एक मिनट रुके, शेख शरीफ साहब, अरशद साहब, आज क्या आरएसएस वाला नहीं होता, क्या बोलो? अरशद आज सेक्रेटरीट की मस्जिद इसको गिराने वाला, इस्तांबुल तुर्की स्टाइल में बनाने वाला बीआरएस है, एनकाउंटर करने वाला। किसी को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। मैं अरशद साहब, मैंने आपको पूरा मौका दिया है, अब एक शरीफ साहब जो सवाल, हाँ आप, मैं आपके पास आऊंगा उनका सवाल लेके, जो वो गलत बयानी कर रहे हैं आप अपने पास नोट कीजिए, मैं सवाल पूछूंगा आपसे। आरएसएस का, वीएचपी का जितनी भी तंजीमें थी, इसको पाल पोष के बड़ा करने वाली वो कांग्रेस है। ठीक है, आज ये बात आरएसएस पे जा रही है, जब इसलिए मैं रोक रहा हूं बार-बार। बोलने दीजिए साहब हमारे, उसके बाद आप भी बोलिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मुझे फिरासत बाकरी साहब के पास भी जाना है, आप जल्दी से बेबुनियाद बात बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे लोग, जब सच्चाई सामने आ रही तो हमारे को रोक रहे हैं लोग। सबसे पहली बात, कल परसों और गुज़िश्ता एक हफ्ता 10 दिन पहले केसीआर बोलने नहीं दे रहे, सच्चाई को रोक रहे हैं, केसीआर सच्चाई को रोक रहे हैं हमारे अरशद साहब। सवाल ही पैदा नहीं होता सच्चाई को रोकने का।
केसीआर साहब अपने कैडर को, अपने लीडरों को, अपने मिनिस्टरों को ये बोल रहे थे, मैं तारीफ करता हूं हमारे शरीफ भाई का, कि वो लोग कोई डिबेट में ना जाए, क्योंकि ऐसे हालात बन चुके हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते। आपको आज का अखबार उठा के बताता हूं, कोई डिबेट में ना जाए, कोई इंटरव्यू ना दे, क्योंकि आपका भाई बैठा हुआ है ना भाई, अगर मना करे तो इसीलिए जब आपके लीडर बोल रहे हैं आप आए, अब उनको जवाब आपके ख्यालात उनसे नहीं मिल रहे, आप हमारे पास इस्तेमाल आ जाइए हमारे पास। ये सही है, एक दूसरे को ये बुलाए जा रहे हैं। आपके लीडर जो बात बोल रहे हैं आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, आपकी सोच मुख्तलिफ है, तो क्या बात है, आपकी सोच है। अगर जब हमारे आपके लीडर की बात मना करे तो हम अब बात पूरी करने देते हैं। प्रेस वाले कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, एविडेंस है क्या आपको? नहीं, आपके कोई स्टेटमेंट है क्या? ऑन द कार्ड स्टेटमेंट है तो बताइए, बताइए ऑन द कार्ड स्टेटमेंट आपके नहीं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ बता साहब। आरएसएस को पाल पोषने वाली जमात तो कांग्रेस ही थी। साहब ऐसे डिबेट जाएगी नहीं। अगर वो जो है अपनी बात आप उनकी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा उनकी बात का। 70 साल से पाल पोष के बड़ा करने वाली फिरासत बाकी साहब कितने आराम से बैठे हैं, बात सुन रहे हैं। कांग्रेस ऐसा मत करें, जैसे ही जवान हो गई वो सीधा बीजेपी गोद ले ली उनको, रेडीमेड गोद ले लेके आज आरएसएस का फायदा बीजेपी भरपूर उठा रही है। उनकी आइडियोलॉजी पे बीजेपी चलती है, अब तक कांग्रेस चली थी, अब वो चल रही कांग्रेस। बीजेपी के पास किसी की आइडियोलॉजी नहीं चलती, कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी को फार्म करके बीजेपी को पाल रहे पोस रहे बड़ा कर रहे। नहीं, हमारे पास किसी की आइडियोलॉजी नहीं चलती, हमारे पास हमारी आइडियोलॉजी चलती है, पब्लिक की आइडियोलॉजी पे चलती है, आवाम की आइडियोलॉजी पे चलती है। यहाँ पर कोई आरएसएस वीएचपी ऐसी कोई सवाल ये तो उठता है ना शरीफ साहब, सवाल ये उठता है जब इतने बड़े लीडर्स को आप खैर मकदम कर रहे हैं, दोनों हाथ फैला के उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, तो कुछ तो वादे कर रहे होंगे उनसे। क्या वो वादे किए गए, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। कोई वादा नहीं किया गया, सब बेबुनियाद, जो तरक्की कर रही है, मजहब मिल्लत को साथ लेके चल रही, इसके लिए वो लोग जो है ना खुशी खुशी दूसरी जो मजहबी पार्टियां पार्टियों में आ रहे हैं लोग। 70 साल के अंदर इलेक्शन छोड़ ये रियासत का खर्चा 69 करोड़ रुपए हुआ, 69,000 करोड़। ये 5 साल 8 साल जो भी इन्होंने थे 5.5 लाख करोड़ का खर्चा करे, ये केसीआर बाप बेटे। 20 साल पहले 15 साल पहले टीआरएस से पहले टार्चलाइट लेके खेतों को जाना पड़ता था, घड़े लेके टैंकरों के हमारी बहनों को जाना पड़ता था। ये आज अगर कांग्रेस वादा तो पीएम मोदी भी कर रहे हैं। इनका आदमी कर्नाटक से आए शिवकुमार साहब पहले यही बोले कि हम 5 घंटे कर देंगे, तो पीएम मोदी साहब भी करते हैं, बोले टॉयलेट्स बनाने का सबसे ज्यादा हाथ में दे रहे पंखा, फिर दुबकारा जैसे हाथ का पंखा चलेगा, बिजली का नहीं चलेगा, कांग्रेस आ गई तो ये लोग आते आते। राहुल गांधी आज तेलंगाना के दौरे पर थे, साफ तौर पे फिर से वही इल्जाम लगा गए, कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, घपलेबाजी हुई। प्रोजेक्ट का तो बहुत बड़ा घोटाला है मोनी अनवर साहब। मैं जैसा परसों बताया, आप थे नहीं थे मेरे साथ डिबेट में नहीं मालूम जी, 1.5 लाख करोड़ का उसके अंदर स्कैंडल है। दोनों आपस में मिले तो जेल में डालेगा, जेल में डालेगा, जेल में हम डालेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं, शायद इसमें फिरासत बाकी साहब सवाल तो पूछा जिस तरीके से सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। जिस तरीके से आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ईडी नोटिस पहुंची है, उसी तरीके से चंद्रशेखर राव भी जेल में रहेंगे, यही स्कैम के अंदर। हाँ, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू आज चंद्रशेखर राव जेल में रहेंगे, इनके लोग जो जीप चढ़ा 100% जेल में जाएंगे, वो लोग जेल में रहेंगे। हम तो बिल्कुल बीजेपी क्लियर, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट हमारे, तो उसको जेल नहीं मिलेगा। किसाना धरना कर रहे, जो आदमी आवाम की पॉलिसी का काम करेगा उन्हें जेल जाएगा, बिल्कुल जेल जाएगा, एकदम उनकी कत्ल करे उनका। चंद्रशेखर राव भी जेल जाएगा, कत्ल किया मैं बात लिख के देता हूं, लिख लीजिए आप बात। वो तो बड़ा दावा कर रहे हैं, बोले लिख के ले लीजिए, मैं लिख के देता हूं कि केसीआर जो है वो जेल में जाएंगे, 100% जाएंगे। भाई चंद्रबाबू नायडू जाएंगे, आप लोग भेजेंगे, आप लोग। सबसे पहले तो आपके बीजेपी में कितने लोग हैं, पहले उनको तो भेजाओ। पहले बीजेपी लिक्कर स्कैम नोटिस दिए, लिक्कर स्कैम में अरेस्ट क्यों नहीं करे? अजय लिक्कर स्कैम में नोटिस दिए हैं। ये जो मेडिगोल्डा का जो स्कैम है, इंक्वायरी चल रही है हर चीज की, जो बराबर कसूरवार रहेगा, बराबर वो अरेस्ट होगा। स्कैमस्टरों को क्यों अंदर न डाले? लिक्कर स्कैम में मैडम कविता भी है, सब जाएंगे। आज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस गई है, उन्हें भी 2 नवंबर तक हो सकता है, उन्हें भी जजमेंट दे रहे हैं। क्यों ना माना जाए कि जब से इंडिया गठबंधन बनी है बीजेपी, हमारे बागी साहब की जजमेंट में चले जाएंगे, जेल को जाएंगे। चलिए मैं एक बार फिर से मैं अरशद शेख साहब का रुख करूंगा। अरशद शेख साहब,
क्या लगता है कि अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला सुहेल साहब, उसके बाद में कई और बड़े लीडर जो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और आरएसएस का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई कांग्रेस को इस वक्त जो है ये बड़ा झटका माना जाए इलेक्शन से पहले? क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस सबका बाहें फैलाकर इस्तकबाल कर रही थी, बीआरएस से लीडर आ रहे थे, बीजेपी से लीडर आ रहे थे, आप सबका इस्तकबाल कर रहे थे। अब आपके यहाँ से जाने का सिलसिला उठा है, अभी चलेगा सिलसिला? हमारे पास जो है आने का सिलसिला जो है ना अभी रुका नहीं। अभी भी आपको उम्मीद है? उम्मीद की जरूरत नहीं है साहब। आप देखिए आगे हमारे पास कितनी सीटें हैं? 19 सीटें रह गई। अब किस-किस को आप क्या करेंगे? अब मैं बोल रहा हूँ आपको, आप देखिए कितने लोग और आने वाले हैं, कितने मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर, सिटिंग एमएलएस हमारे पास है, एक्स एमपीज, कई बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, और मजीद कई लोग हमारे पास बातचीत का जो है ना सिलसिला जारी रखे। सब लोग अवाम जैसा तंग आ चुकी है, वैसा लीडरान भी पार्टी के तंग आ चुके हैं। वो लोग आपस में आके पीछे से हमारे को आके बोलते कि भाई बस हो गया, हमारे को ये सब हमारे से होता नहीं, हम कांग्रेस में आएंगे। सुने तो फिर बोल रहा हूं मैं, ये अब्दुल्ला सुहेल साहब का जो मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इसको मुद्दा सिर्फ अब्दुल्ला सुहेल साहब नहीं है ना, नागम आ रहा है आपके पास, पार्टी छोड़ के गए, एक रियासत, नागम जनार्दन से एक रियासत का एक वजीर आना बड़ी बात है, या एक माइनॉरिटी का चेयरमैन आना। मैं वही कह रहा हूँ, पूर्व मंत्री नागम जनार्दन रेड्डी गए, वो भी कांग्रेस के दिग्गज पी जनार्दन रेड्डी के बेटे पूर्व विधायक पी विष्णुवर्धन रेड्डी के भी वहां पे पहुंचते हैं। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से बड़े तो नहीं है साहब, ये तीनों भी। हाँ, हमारे कौन से नागेश्वर साहब, तुम्मला नागेश्वर साहब से बड़े लोग नहीं होते। जनार्दन रेड्डी साहब भी छोटे से साहब, उनके बेटे भी बिल्कुल छोटे। पी जनार्दन रेड्डी साहब हमारे पार्टी के पार्टी छोड़ रहे हैं ना। पी जनार्दन रेड्डी साहब अपनी हयात में बोल रहे हैं बात। पी जनार्दन रेड्डी साहब अपनी हयात में कांग्रेस पार्टी में थे, उनकी आखिरी सांस भी कांग्रेस पार्टी के अंदर छोड़े। कांग्रेस के मुखालिफिन के वो मुखालिफिन थे। आज अगर पी जनार्दन रेड्डी साहब जिंदा होते तो अफसोस से उनका जो है ना उनकी हालत खराब हो जाती थी उनके बेटे को देख के, जो पार्टी छोड़ के जा रहा है। तो ये सब बेबुनियाद इल्जामात कहीं और लगाना, बौखलाहट का शिकार होके कई 1 2 3 जो भी मिले हैं आपस में मिलके एक स्टेज बना के बौखलाहट का शिकार होके छोटे मोटे बयानों से या कुछ भी होने वाला नहीं है। कांग्रेस शेख शरीफ साहब वो तो कह रहे हैं कि हमारे जो लीडर गए हैं वो इतने बड़े नहीं है कि जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हमारे पास में आने वाले हैं या आ चुके हैं। साहब आज के डेट में पीजीआर साहब का नाम पूरे तेलंगाना में नहीं बल्कि पूरे, हाँ साहब पीजीआर साहब कांग्रेस के लीडर थे, पूरे दिल्ली तक है। पीजीआर साहब इससे बड़े लीडर का बेटा 35 साल खिदमत अंजाम देके कांग्रेस, पीजीआर साहब अपनी जिंदगी में यही इस्तेमाल कर कितने जो है ना। बात पूरी करने दीजिए उन्हें, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, भरपूर मौका सब लोगों को। इस्तेमाल करने का जो पहले से 70 साल से चलते आ रहा, आज भी वही कर रही। हम भी वही इस्तेमाल के शिकार हुए, सोहेल भाई भी वही इस्तेमाल के शिकार हुए, और विष्णुवर्धन आप भी इस्तेमाल के शिकार हो रहे हैं। अभी कोई एक पार्टी सबको लेके चलने वाली है तो सिर्फ और सिर्फ बीआरएस है। सिर्फ बीजेपी, सबकी तरक्की, सबकी कामयाबी और सबकी ये वाला डायलॉग का है ना, बीआरएस ये डायलॉग बीजेपी का है, सबका साथ सबका विकास वाला, जो अब आप बोलने फिर वापस विश्वास पे आ गए ना साहब। फिर अरे हमारा प्रयास करते रहना, अगर कामयाब होते, विश्वास जीतने में कामयाबी भी है, आवाम के साथ प्रयास करते रहना है, हुकूमत में रहना है, जो हमारे एससी तबका है उसका विश्वास नहीं दी सकेंगे। आप ऐलान करिए, फिर आपका जब फिर प्रयास कर रहे, ऐलान करिए। उन्होंने ऐलान किया, आप करिए है कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो जो भी होगा वो बीसी से होगा, नाम का खुलासा नहीं किया उन्होंने। साहब बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है साहब, 15 लाख कहाँ है? देते 15 लाख भी देते बोले थे, 15 लाख भी देंगे। 15 लाख कितों के अकाउंट में बताइए, आपका नंबर दीजिए, मैं पहुंचवा देता हूं। आपको आए क्या बताइए मेरे काबिल दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूं, आपका नंबर दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा आपको 15 लाख। आपके पास आ गया इसका मतलब है, तब आप ट्रांसफर बीजेपी वाले के उसमें आ गए। जुमलेबाज हो तो बोलना पड़ रहा है, कोई ईमानदारी से देता तो वो बीजेपी क्या करी, अंधा बोल के गुड़ दिया, सबको ईमानदारी से आपके अपने लोगों को बांट लिया। जुमलेबाज है, आप खुद अपने घरों में आवाम का पैसा खींची, नोटबंदी बोल के अपने लीडरों को बांटी, तो भाई के अकाउंट में आए होंगे, जाहिर सी बात है। इसलिए हमारे बाकरी साहब जो है ना, मान रहे हो बात हम जो है कोई पार्टी में काम करे तो उनके लॉयल होते हैं। आज अगर घड़ी में 2 लाख घड़ी माशा नहीं होते हम लोग। तो क्या बीआरएस आज जो है आपको टिकट नहीं मिला, आप वहां चले जा रहे हैं, आपको वहां डिलीवरी के टाइम पे केसीआर किट दे रहे, एक जमाना था, कांग्रेस का जमाना था, जब
हमारी बहन हॉस्पिटल जाना है डिलीवरी के लिए तो रिक्शा ऑटो नहीं मिलता था। कांग्रेस के दौर में रिक्शा ऑटो रिक्शा नहीं मिलता था, आपको अब याद तो घरों में डिलीवरी अब राहुल गांधी आते हैं आज हर चीज की सहूलियत कोई दे रहे अच्छे से अच्छा रिस्क कोई ले रहे हैं, पौष्टिक आहार कोई दे रहे हैं। केसीआर किट के जरिए हमारी बहनों को बीआरएस पार्टी अरे माय डियर सर, सबका साथ सबका विकास कोई अगर कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पार्टी है। ये सारे राज्यों में जुमलेबाज बीआरएस पार्टी करने वाली पार्टी है, अमल करने वाली है। बीजेपी खाली जुमले मारने वाली पार्टी है, खाली बोलना हमारा काम है। इनके दुकान पे दादा की मरकजी मिनिस्टर ये बोले 15 लाख के लिए अमित शाह साहब को पूछे, ये बोले सियासी जुमले इसको पकड़ के कहां चल रहे, बोलते रहते चलते रहता बोले। बाकी साहब भी उनके चीजों पे अमल कर रहे हैं। दुकान पे दादा की फातिया दिलाने वाले हैं आप, किट दे रहे हैं, अमक दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, किसके लिए पैसे दे रहे हैं आप? गवर्नमेंट का टैक्स, आवाम के पैसों को सही इस्तेमाल कर रहे हैं हम, आपके जैसा तो नहीं कर रहे। क्या से कर रहे हैं? आपके जैसा ले जाके इलेक्शनों में इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं हम, अपने अपने लोगों को तो नहीं बांट रहे। अडानी अंबानी को तो नहीं पाल रहे हमारे को। आज अडानी अंबानी को पाल रहे तो कौन है भाई? पैसा बांटने की जरूरत ही नहीं है। अडानी अंबानी को पालने वाले बीजेपी है, आवाम का पैसा लेके उनको लोन दे रही, हम करोड़ों रुपए हजारों करोड़ रुपए लोन देके यही बीजेपी उनको पकड़ रही नहीं, जेलों में नहीं डाल रही, फिर दूसरों को जेलों में डालने पे आते हैं लोग। ठीक है अरशद शेख साहब, जो गलती करेगा, जो चोरी करेगा, उन्हें जेल को 100% जाएगा। ये बात हजारों करोड़ आवाम का पैसा माफ करे आप लोग, कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट को फिर पकड़ के लाओ ना, फिर लाएंगे क्यों नहीं ला रहे आप लोग? विष्णुवर्धन रेड्डी साहब जो है उसमें। अरशद शेख साहब के पास आ जाता हूँ। विष्णुवर्धन रेड्डी के नाराज समर्थकों ने जो है कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन में पोस्टर फाड़ दिए और पथराव भी किया। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ उनको जो है खैरताबाद से विष्णुवर्धन रेड्डी की बहन विजया रेड्डी को टिकट दिया है। ये किस तरह की पॉलिटिक्स की तरफ? ये पॉलिटिक्स, ये विष्णुवर्धन रेड्डी से ही पूछने की जरूरत है। एक बहन को टिकट दिया तो बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा भाई तुम्हारे को? नहीं, जब आपके पास वही पीजेआर साहब की बेटी है बहन। हाँ, पीजेआर साहब की बेटी है उनकी बहन। तो जब विष्णुवर्धन रेड्डी बर्दाश्त करने का मादा जब बहन को आप टिकट दे देते हैं, भाई को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या मामला क्या है? जब बहन को आपने टिकट दे दिया है, कोई भी पार्टी एक आंकड़ा लेती, समझे आप, एक सर्वे होता है, एक आंकड़ा लेती, किसका वजन पब्लिक में है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये सब देखती। अगर तुम्हारे को पब्लिक जो है ना नहीं चाह रही है, तुम्हारे को पब्लिक जो है ना, पब्लिक जो है ना, शेख साहब बात पूरी, पब्लिक नहीं चाहती है आपको, आपका वोट बैंक पब्लिक में नहीं बनता है, तो कांग्रेस क्या करती है, ऑल्टरनेट देखती है उनके लिए, और उनकी बहन को दिया है। तो आप भाई होते हुए क्या अपनी बहन का सपोर्ट नहीं कर सकते आगे? या इसी क्या उजलत है भाई? आपको 2 बार 3 बार टिकट दिए, एक बार आपके वालिद का जब इंतकाल हुआ दिए, आप वेव में जीते, उसके बाद 2 बार तो हार चुके थे आप, फिर क्या है ये जबरदस्ती? नहीं दिया मैं चले जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, गलत है ना? पथरावबाजी कर देंगे, ये कर देंगे, मुंडा राज है। तो वो जहां उनका सोच आज जो चल रही है वहां पहुंच गए हो, तो चलने तो देखेंगे कहां तक होता क्या है। मतलब बीआरएस की सोच उनसे बिल्कुल मिलती है? बिल्कुल मिल गई, अभी मिल गई, पहले नहीं थी उनकी सोच। अच्छा, पहले भी ऐसे ये मानते हैं? पहले बिल्कुल नहीं थी, आजकल क्या है, असर बहुत ज्यादा हो जा रहा। सुनिए तो शरीफ साहब, बीआरएस सांसद कोथा प्रभाकर को चाकू मारा गया, क्या वाकई इसे लॉ एंड ऑर्डर कहेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए कि सांसद है, वो उसके साथ सिक्योरिटी भी चलती है, इस तरह से अगर कोई उनको चाकू मार देगा तो किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे? देखिए साहब, ये प्री प्लान से काम करे तो पुलिस भी एक इंसानी है ना, सिक्योरिटी गार्ड भी तो इंसानी है, वही पुलिस वही सिक्योरिटी गार्ड तो बचा ही ना इनको सब। आज प्रभाकर जो एमपी साहब थे, आज बचाने वाली वही सिक्योरिटी है, वही लैंड ऑर्डर पुलिस है। ये प्री प्लान करके अपोजिशन पार्टी वांटेडली जो है तरक्की बर्दाश्त नहीं करती। नहीं लेकिन हमारे में न्यूसेंस फैलाने के लिए प्री प्लान करके उनको अटैक किया गया। शरीफ भाई जो उसके बावजूद भी हमारी पुलिस को सैल्यूट करना और वो बॉडीगार्ड्स को सैल्यूट करना, जो उनको बचाया है, नाकाम कहीं भी नहीं है, एकदम कामयाब है, बल्कि आज उनकी जान बची। इसमें मैं एक सेकंड कुछ बोलना चाह रहा हूँ। अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, आज हैदराबाद के अंदर हर हफ्ता एक मर्डर होता है, सैल्यूट करिए, कहीं ना कहीं सैल्यूट करने की बहुत जरूरत है। महमूद अली साहब रोज सैल्यूट करते हैं, करने वाले आप लोग सिखा के, फिर आपकी पुलिस सैल्यूट करे ना, पुलिस क्या कर रही है? घर में कर रहे हैं, तो आपके लोग क्या कर रहे हैं? चुड़िया बन के बैठे क्या आप लोग? आप लोग जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत जब कैसा बैठे हुए आप लोग? आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है ना कहीं इस पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाना जरूरी है शरीफ साहब, क्योंकि अगर पूरी तरीके से होम मिनिस्टर खुद जो है वो चार मीनार और पुरानी शहर के रहने वाले हैं,
और उनके घर के आसपास और हर जगह सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है, वो जो है वहीं पे जब पुराने शहर में इस तरह के हालात होंगे तो सवाल तो उठेगा ना। साहब देखिए, लैंड ऑर्डर कांग्रेस के जमाने से तो ज्यादा बेहतर है। यूनिवर्सिटी में कैसा बोलते हैं साहब, कांग्रेस के जमाने में क्या हर हफ्ता मर्डर होता था? यूनिवर्सिटी में हर हफ्ता मर्डर होता था क्या कांग्रेस के जमाने में? ही एनकाउंटर हुआ क्या? अरे बदनाम करने का कांग्रेस मिली क्या? तेलंगाना अलग करे वाला तो फायरिंग करते रहते आप। कांग्रेस वाले कई जगह फायर करके मार दिए। लैंड ऑर्डर पुलिस जब कांग्रेस की थी, आज अवाम की पुलिस है। जब कांग्रेस की गुलाम थी पुलिस, अवाम को फायर करके कई लोगों को कत्लेआम करी। जब फिरासत बागरी साहब, अवाम की पुलिस है, लगता है कि अवाम की पुलिस है जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है? अवाम की पुलिस सिर्फ बोलने के लिए है। तेलंगाना स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। जैसा मेरे दोस्त अभी साहब बताए, कांग्रेस वालों ने, अरशद शेख साहब, माफी चाहता हूं, नाम दिमाग से निकल गया मेरे, पुराने शहर में नहीं पूरे तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। और महमूद अली साहब को सिर्फ जाके मामलन बनना है, केसीआर के हाथ चूम लेना है, सिर्फ यही करना है। आज बोलो मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो यूपी की बात का बेटा किसाना धरना कर रहे तो जीप चढ़ा दिया वहां पर। इतना अच्छा लैंड ऑर्डर देखिए, किसान उन्हें लाइक जाए उससे लाइक। और बीजेपी हुकूमत में एनकाउंटर कर देते डायरेक्ट। तेलंगाना में टोटल फेलियर लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट एनकाउंटर कर देती है, गुंडे आके उनको फायर कर देते हैं। इतनी सक्सेस पुलिस है, यानी आपके मिनिस्टर खुद शूट करो बल्कि लोगों को गुंडों को तैयार करने, यहाँ भी वो गुंडों को तैयार करने वाले आप लोग ही है। वक्त की कमी है। तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने की वजह आपको एक मिसाल देता हूं। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 4 नाम भेजे गए कमिश्नर पुलिस के लिए। उसमें सबसे आखिर में संदीप चंडेलिया का नाम था। आज उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टिक करके भेजा, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर यही मेंटेन कर सकता। चूंकि साबिका में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति गवर्नमेंट इसको रोकी गई, इन्हें नहीं होगा कमिश्नर बोल के। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुम बीजेपी का फायदा करना, बीजेपी का नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्हें एक सिटी को कैसा लेके चलना है, वो एक ऑफिसर है, लिहाजा उसको डाले। इलेक्शन कैसा क्लियर होगा बताऊंगा मैं आपको, इलेक्शन कैसा होगा यहाँ। मतलब आपको लगता है कि पूरे 100% एब्सोल्यूट इलेक्शन होगा। सपोर्ट कर रही है, आज भी पुलिस अच्छा सपोर्ट कर रही है। कोई सपोर्ट जो है ना, आप देखिए उनको चार्ज देने के बाद जाके क्या अब जो आपके पास संदीप चंडेलिया चार्ज देने के बाद जाके एचएम से नहीं मिले, सीएम से नहीं मिले, उनको अपनी ड्यूटी करना है, जाके किसी के जी हुजूरी नहीं करना है उनको। ठीक है, मैं अब सवाल ले लेता हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, बस सीधा आपके पास आ जाता हूँ, बहुत शॉर्ट में जवाब दे दीजिएगा। क्या ये जो सवाल भी मैं भूल गया इन सारी चीज़ों में, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल सीधा तौर पर आपसे हो रहा था कि अगर हम बात करें कि जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हो रहा था, तो इस तरीके के सवाल तो होने चाहिए ना, क्योंकि होम मिनिस्टर आपके हैं और यहाँ पे सरकार आप जो है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं। 9 साल से ज़्यादा की आपकी सरकार हो गई है, तो क्यों ना मतलब इन सारी चीज़ों पे आप पे आरोप लगाए जाएं? साहब मैं कुछ दिन पिछले वक्त में 8 दिन पीछे, 2 महीने पीछे जाऊंगा मैं। हमारे दोस्त बागरी साहब जो बोलिए यूपी में, हाँ नहीं ये जवाब नहीं होता ना कि अगर यूपी में भी हो रहा है तो तेलंगाना में भी होना जाएगा। अतीक के भाई का जो फायर करके मारते हैं वहां का लैंड ऑर्डर के जैसा तो अपना तेलंगाना का लैंड ऑर्डर तो नहीं है ना। नहीं बात यूपी का जिस तरीके से लैंड ऑर्डर इनकी हुकूमत में है, बीजेपी की हुकूमत में, तो मगर अगर किसी स्टेट में बहुत ज्यादा हो रहा है, पुलिस अपना यहाँ काम कर रही है साहब। पुलिस किसी की भी नहीं सुनती, पुलिस अपनी ड्यूटी करती, किसी की गुलाम पुलिस नहीं है। पुलिस अपना जॉब कर रही, बराबर जो भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो भी मुजरिम है उनको बराबर सजा दे रहे हैं। और सीएम साहब भी उनको बराबर पुलिस को शॉर्ट में जवाब दे दीजिए। अब ये 4 बड़े नेता आए हैं, क्या माना जाए कि जो 4 सीटें अभी 4 से 6 सीटें आपके पास बची हैं, वो उनमें इन लोगों का नाम होगा? किन लोगों का साहब? आपके पास में जो बड़े नेता अभी आए हैं कांग्रेस से, आपका अब्दुल्ला सुहेल साहब और जो लोग आए हैं, पूर्णा लक्ष्मी आ गया है, आपके जनार्दन रेड्डी साहब गए, बहुत से लीडर्स गए। अब आपने 115 सीटों का ऐलान कर दिया गया था, 1-2 नाराज हैं उनमें से, वो जो है कांग्रेस में चले गए। फिर अब जो सीटें बची हैं, क्या लगता है कि उन लोगों का नाम आएगा? देखिए साहब, हाईकमान जो भी फैसला करेंगी तो सोच समझ के आवाम की भलाई के लिए करेंगी। वो जो भी फैसला करेंगी तो अच्छा करेंगी, आवाम के लिए रोके हैं। सीधा सवाल अब आपसे और डायरेक्टली बस चंद लफ्जों में आपसे मैं जवाब चाहूँगा, क्या कांग्रेस के पास अब इन सारी चीज़ों की भरपाई के लिए है? क्योंकि राहुल गांधी फिर से अब एक ही मुद्दा उठा रहे हैं और वो सीधे तौर पर जो है आरोप लगा रहे हैं कि केसीआर ने जो है बहुत सारे पैसों का गबन किया है, सीधे तौर पर इल्ज़ाम है। देखिए, आप कांग्रेस के पास भरपाई के लिए, कांग्रेस की भरपाई हो चुकी है, अब कांग्रेस मेजॉरिटी के लिए काम कर रही है। आप रूरल में, अजला में जाके आवाम देखिए, आज आवाम का जो रिस्पांस है, आप कहीं भी देख लीजिए, हर दिन देख लीजिए। मतलब मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा हूँ, जो ज़मीनी सतह पे असलियत हकीकत चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हम
आज अजला का जो रिस्पांस देख के हम परेशान है कि ऐसा क्या है आखिर। वो भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, यहाँ पे हमारा जो काम करने का तरीका, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उनके जो नाकामियों पे आवाज उठाने का तरीका, ये तमाम चीजें देख के आवाम जो है ना ये सब तमाम चीजें देख के अजला की आवाम बिलखुसूस इन लोग जो है ना अच्छा रिस्पांस दे रहे। भरपाई नहीं, हम मेजॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सारे सवाल हैं, लेकिन क्योंकि बेबाक मुंसिफ के वेबसाइट पर इस थोड़ा सा हमारे पास वक्त की कमी है, सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेबाक मुंसिफ के इस साइट पर अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।